नमस्कार, मैं राकेश परमार। मित्रों, वैसे आज तो समाचार बड़ा महत्वपूर्ण था। चीन का गिदड़ भभकी। चीन अपने चारों तरफ युद्ध जैसा उन्माद फैलाना चाहता है कोरोना के प्रति अपने द्वारा हो रहे कार्रवाइयों से बचने के लिए, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। आज महाराष्ट्र से भी समाचार आए कि महाराष्ट्र के राज्यपाल महोदय के पास महाराष्ट्र राजनीति के पितामह आदरणीय शरद पवार साहब जाके मुलाकात किए हैं और वहाँ पर नेता विपक्ष और पक्ष के लोग भी कई दौड़ की राज्यपाल महोदय से मुलाकात हुआ है। वहाँ आशंका जाहिर की जा रही है कि शायद वहाँ पर कुछ होने वाला है। खबर ये भी थी, लेकिन इन सब खबरों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे खबरें वो लगी। मनीष को नमस्कार। मनीष, अगर संभव हो सके तो इसे किसी ग्रुप में शेयर करो, अच्छा रहेगा। किसी ग्रुप में वॉच पार्टी लगाओ। आज का समाचार बहुत महत्वपूर्ण है और मनीष, आप लोग युवा लोग हो और आप लोगों को अमित आपसे भी कह रहे हैं कि इसे किसी ग्रुप में लगाओ, अपने ग्रुपों में शेयर करो, क्योंकि मेरे को बाढ़ कर दिया फेसबुक ने तो मैं कहीं शेयर नहीं कर सकता। अच्छा रहेगा कि इसको 2-4 ग्रुप में डालिए। आज का बात बड़ा महत्वपूर्ण है। फिर वो वॉच पार्टी लगाइए, या जैसे आप लोग ज़्यादा समझदार आदमी हैं, अमित और मनीष दोनों आदमी से हम बोलेंगे। आज का जो समाचार है वो बहुत चिंतित करने वाला है, क्योंकि देखिए, हमारा और आपका जानने का स्रोत समाचार ही है। हम समाचार के माध्यम से ही जानते हैं कि महाराष्ट्र के अब करीब करीब मुंबई के सभी स्टेशनों पर सैकड़ों हजारों के तादाद में लोग आ रहे हैं अपने अपने गंतव्यों तक जाने के लिए। वहाँ पर ना तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, ना ही कोरोना के प्रति कोई खौफ दिख रहा है। वो लोग मजबूरी के मारे हैं, हम उन लोगों को दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि उन पर तो कुदरत ने मारा है। जिनके लिए काम किए हैं उन्होंने दुत्कारा है, तो क्या करते। अंत में तो अपनी माँ का गोद और मातृभूमि और मातृ की सरजमी ही याद आती है। वो आ रहे हैं, तो वो दोषी वो नहीं है, दोषी वो हैं जो उनको उस हालात तक पहुँचाए हैं। मुद्दा ये जानकारी के लिए हमको समाचार चैनलों, समाचार एजेंसियों की जरूरत पड़ती है। समाचार के माध्यम से ये हम जान पाएंगे। उसके बाद देश की हालात पर चंद्रशेखर राय जी को मैं नमस्कार बोल रहा हूँ। डॉक्टरेट बनने के बाद आपको बहुत बहुत बधाई। आप डॉक्टर चंद्रशेखर राय हो गए। पहले से समाज सेवी चंद्रशेखर राय थे, अब डॉक्टर भी चंद्रशेखर राय हो गए। समाज में आपके उस विधि जिस पर आपने डॉक्टरेट हासिल किया हो वो आपके और समाज के काम आए। हम यही शुभकामना करते हैं राय साहब को साथ। उस पर हमारी जो राजनीति थी, कनक कंजेश जी, मैं चाहूँगा कि आज आप कैमरे पर आइए। मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, मेरे को नीचे लिखिए। मैं आपको कनक जी बुलाना चाहूँगा कि आप अपनी बात रखें। इसके पहले आप इस वीडियो को कुछ ग्रुप में शेयर करें, क्योंकि मैं ग्रुप में शेयर नहीं कर सकता, मेरे को फेसबुक ने बाढ़ कर दिया है। तो इन हालात पर राजनीति वाले लोग, पक्ष वाले लोगों का काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा उपलब्ध कराए, और विपक्ष का काम है कि उसको बढ़िया रास्ता दिखाए। लेकिन अब पक्ष और विपक्ष दोनों बेलगाम हो जाएगा और इनको सही मार्गदर्शन, दिशा निर्देश और समाज का आईना दिखाने वाला पत्रकारिता ही अगर बेकार हो जाएगा, तो आप समझिए कि हमारी हालत उस कटी पतंग की होगी जिसका डोर किसी का हाथ में नहीं है। हवा जिधर लेके जा रहा है वो उधर जा रहा है, वो कहीं उसकी कंट्रोल नहीं है। हमारे देश की बेईमान राजनीति और बेईमान पत्रकारिता ने हमारे देश को चौपट कर रखा है। राजनीतिक चौपट हो गई है, समाचार व्यवस्था चौपट हो गई है। ये मैं बात दलाल पत्रकार और बेईमान राजनीति के लिए कर रहा हूँ। जो लोगों की राजनीति बढ़िया है उनको प्रणाम है, जो लोगों की सही में पत्रकारिता है उन लोगों को प्रणाम है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनकी राजनीति बेईमानी है, जिनकी पत्रकारिता बेईमानी है। आज बात उन्हीं पर मेरा रोष व्यक्त करना है। मैं चाहूँगा आप सब लोगों का आशीर्वाद मिले। अगर आपको लगता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल सही दूंगा, मतलब कोई निरर्थक बात तो मैं करता नहीं। चूंकि हम लोग समाज के लोग हैं तो पहले राजनीति की बात कर लें। मित्रों, आपने इस दौरान कई राजनीतिक लोगों को अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक चैनल पर कई
वीडियो, कई फोटो कुछ ऐसा देखे होंगे। चूंकि मैं समाज में रहने वाला आदमी हूँ तो मैं नाम रखूंगा, मुझे किसी का डर नहीं है। कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल प्रवक्ता है सुरजेवाला। सुरजेवाला ने एक नेपाल के लड़की, महिला है जो पीछे अपने बच्ची को बांध करके साइकिल से जा रही है, वो 2-3 साल पहले नेपाल के अखबारों में छप चुका है, यूट्यूब और टीवी पर भी वो फोटो तैर रहा है। उस फोटो को डाल करके बोला कि देखिए प्रवासी की स्थिति है, एक महिला अपने बच्चे को बांध करके लेके जा रही है। सुरजेवाला ये बात भूल गए कि सुरजेवाला इसी देश के राजनीतिक पार्टी से संबंध करते हैं, वो कोई पाकिस्तान के नहीं है जो देश को बदनाम करने से दुनिया में देश का नाम खराब होगा और उनको माइलेज मिलेगी। सुरजेवाला ये बात भूल गए। कई बार अति उत्साह में आदमी सेल्फ गोल कर देता है। सुरजेवाला ने एक और सेल्फ गोल किया। उन्होंने एक पोस्ट किया, एक ट्रक पर लोग बैठ रहे हैं, एक आदमी अपने बच्चे को एक हाथ से उठा करके ऊपर फेंक रहा है ट्रक पर। ये उन्होंने पोस्ट किया, बोला ये है देश की स्थिति, प्रवासियों की स्थिति। बाद में जब उसकी सत्यता जांची गई तो उन्हीं के अपने राज्य छत्तीसगढ़ में जो मजदूर पलायन कर रहे हैं, उन्हीं के अपने सरकार की कुव्यवस्था के वजह से मजदूर ट्रक पर फेंके जा रहे थे, लादे जा रहे थे। फिर उनकी जगहसाई हुई, लेकिन उनको फैक्ट जांचने का समय नहीं था, ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज ले लेने का समय था, चाहे वो माइलेज अपने ही विरुद्ध क्यों ना हो। ये बेईमान राजनीति है। अब आते हैं उन लोगों की बात जो सेलिब्रिटी कहे जाते हैं। सबसे तो पहले मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि सेलिब्रिटी कहे किसको। अभी एक सेलिब्रिटी सोनू सूद है, वो अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, धर्मेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती, शाहरुख खान, सलमान खान, इन लोगों से बहुत कम पैसा कमाने वाला और कम प्रचलित है। आज मैं संतोष पाठक जी आपकी बात पढ़ूंगा। आज मार्गदर्शन आपको इसी मुद्दे पर देना है। आप बढ़िया बोलते हैं, बढ़िया से बढ़िया मार्गदर्शन मेरे को सुझाइए, ताकि आज मामला थोड़ा सा इन लोगों पर ही है। सोनू सूद ने अनाउंस किया कि ना तो मैं जात पूछूंगा, ना धर्म पूछूंगा, ना क्षेत्र पूछूंगा, मैं भारत का नागरिक पूछूंगा। आपको कहाँ जाना है बताइए, मैं आपके लिए बसों का व्यवस्था उपलब्ध कराता हूँ, उसके लिए क्या क्या करना होता है मैं करता हूँ। मतलब जो महाराष्ट्र के सरकार को करनी चाहिए, तो वो सोनू सूद एक इन लोगों के सामने अदना सा सिनेमा कलाकार है। मतलब सिनेमा में जो प्रचलित नाम है ये खान लोग और शैतान लोग, उन लोगों से सोनू सूद का नाम दाम दोनों बड़ा कम है। लेकिन लड़के ने दिल जीत लिया। मतलब मुझे उस रियल हीरो को मैं सलाम करता हूँ। रील का हीरो तो था ही, अव्वल दर्जे का कलाकार है, फिटनेस में बॉडी बिल्डर है, बहुत बढ़िया बॉडी है उसके पास, बड़ा काम भी बढ़िया है। लेकिन कलाकार में उसका दुर्भाग्य है कि लोग रील पर उसको कम पसंद करते हैं, लेकिन रियल में जितना सोनू सूद ने काम किया हम उसको प्रणाम करते हैं। लेकिन वही उसी सिनेमा के नगरी में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रेहानिया मुसलमानों की तस्वीर लगाते हैं और कहते हैं कि ये भारत के लोग हैं। हमारे देश के कुछ छद्म पत्रकार जो देश को बेचने तक की भी तैयारी कर सकते हैं, अगर उनको पता, अगर कोई लगे कि भाई देश को बेचने में कोई बोली लगानी है, तो कुछ पत्रकार और कुछ राजनीतिक लोग पहले फ्रंट में मिलेंगे। उन लोगों ने एक पाकिस्तान के पाँव का, जो पाँव बिल्कुल फट गया था, देखने योग्य भी नहीं था, हमारे एक पत्रकार बंधु ने उसको लगाया कि ये गरीब मजदूर का पाँव है जो बिहार में पैदल जा रहा था। बाद में जब वो फोटो जांच किया गया तो वो एक पाकिस्तान के बच्चे का और उसका परिवार का था। वो भी 2-3 साल 5 साल पहले का फोटो था, वो भी कोरोना पीरियड का नहीं था। एक और देश के बड़े मशहूर पत्रकार हैं, कांग्रेस टाइम में बड़ी दलाली करते थे, बहुत बड़ा नाम था उनका। उन्होंने एक रेहानिया परिवार का फोटो पोस्ट किया, बोले कि जी ये भारत का बिहारी मजदूर है जो दिहाड़ी कमाने के लिए दिल्ली आया था और यहाँ से अब जा रहा है। जब उस फोटो की जांच हुई तो पता चला कि मामियार का तस्वीर है। मामियार में जब वहाँ से रेहानिया वहाँ से भाग रहे थे तो वो तस्वीर था जिसको उन्होंने भारत का तस्वीर दिखा दिया। ये कहने का मतलब है कि ये लोग क्या करना चाहते हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी से आपका विरोध हो सकता है, मेरा विरोध है। मैं तो 2 दिन से लगातार मोदी विरोध में बोल रहा हूँ। आज भी मोदी जी के विरोध में बोलूंगा, लेकिन मोदी जी के विरोध में मैं भारत का विरोध नहीं कर सकता, ना भारतवासी का विरोध नहीं कर सकता। अपने मादरे वतन, हमारा प्यारा वतन, प्यारा देश का तो नाक नहीं ना नीचा गिरा सकता। क्योंकि आपके ट्विटर, बिहार की एक लड़की साइकिल से गई है, उसको अमेरिका के राष्ट्रपति के बेटी ने ट्वीट करके बधाई दिया है। आज उसके पास पुरस्कारों का लाइन लग गया, सबके सब उसकी तारीफ कर रहे हैं। तो आप समझिए, आपके पोस्ट जो आप ट्वीट करते हैं, जो आप शेयर करते हैं, वो देश दुनिया में जाता है। तो आपका वो तस्वीर भी तो अमेरिका में जा रहा होगा ना कि बहुत बुरी तरह से फटा हुआ पाँव भारत के मजदूर का है, ट्रक पर फेंके जा रहा हुआ पाँव भारत के मजदूर का है,
वो एक लड़की को बांध करके एक माँ जा रही है बेबसी, वो बेबसी का तस्वीर भारत का है, ये बात तो दिखता होगा ना भाई। कनक कंजेश जी, कृपया मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आप आइए, अपनी बात रखिए, मुझे बड़ी खुशी होगी। और मेरे ख्याल से जितनी व्यवस्था की दुर्व्यवस्था और दुर्दशा पर कनक जी बात करेंगे बढ़िया से। मैंने कनक भाई कनक भाई कैमरा ठीक करिए आपका। हाँ 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 हाँ, कनक भाई नमस्कार। भैया प्रणाम। प्रणाम। हाँ, आप अपना अनुभव बताइए कनक जी, कैसे हैं मुंबई में, क्या हाल है? बस सब फिट है भैया। चलिए, क्या कहना चाहते हैं? हाँ भैया, यहाँ पे ठीक है भैया, मुंबई और में सब अच्छे ठीक से है? हैं। हाँ अच्छा, क्या क्या परेशानी आप वहाँ नजदीक में देख रहे हैं मुंबई में, सरकारों की व्यवस्था, दुर्व्यवस्था, प्रवासियों की दशा दुर्दशा पर क्या कहना चाहेंगे? मुंबई में तो अभी भी सरकार का व्यवस्था में तो कुछ दम दिख नहीं रहा है, क्योंकि आज की घटना है, आज स्टेशन का दिखा रहा था कि इतनी स्थिति खराब है कि ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा है, ना ही कुछ वो हो रहा है। और हम तो एक चीज और कहना चाहेंगे मीडिया और नेता बंधुओं पे कि जो जैसे आपने दिया है ना, तो उसका अक्षरशः चरितार्थ हो रहा है आज के डेट में। जितने भी मीडिया कर्मी हमारे हैं, जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जैसे ये साइकिल वाली घटना है, अगर कोई भी आदमी अगर मतलब 1 घंटे में 15 से 20 किलोमीटर से ज्यादा साइकिल नहीं चला सकता है, और वो भी जो स्पोर्ट्स वाली साइकिल हो तब लगातार। और अगर मान लीजिए कि 7 दिन में 1200 किलोमीटर बिना खाए बिना पिए एक आदमी को, मैं तगड़ा आदमी को बैठा करके, कैसे संभव है? बिल्कुल, हाँ कहिए, बोलते जाइए, मैं बोलूंगा तो डिस्टर्ब होगा, आप कहिए। हाँ, मतलब वही मेरे को लगता है, और उसमें सब लोग शबाशी उड़ा रहे हैं, कुछ ये मत, जी जी। तो हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि लोग बुद्धिजीवी अपने आप को कैसे लोग कहते हैं, और किस तरह से बुद्धिजीवी हैं, वो किस तरह के बुद्धिजीवी हैं, इस पे थोड़ा नजर डालिए भैया। चलिए, और कुछ कहना चाहते हैं? बस यही है, और क्या समझ में नहीं आ रहा क्या कहा जाए इस लोग को। चलिए ठीक है, अब आप बने रहेंगे ना तो तस्वीर आवाज खराब होगी। ठीक है, मैं आप अब चुप रहिए पर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना? ठीक है कनक भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मैं उस पर बात करूंगा। मित्रों, ये कनक जी थे, बिहार का रहने वाले हैं, दिल्ली में रहते थे, अब लॉकडाउन में फंस गए हैं। तो लॉकडाउन में इन्होंने जो वहाँ की रिपोर्टिंग देखी, उनका एक प्रश्न था जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं श्री सुरेंद्र पहल जी को सादर प्रणाम बोलता हूँ। आप भारतीय कबड्डी के अध्यक्ष हैं और समाज में युवाओं को प्रेरित करने वाले सच्चे भारतीय हैं। सुरेंद्र पाल जैसे लोगों को आगे आना चाहिए। एक लॉकडाउन पीरियड में ये खेल के प्रति समर्पित आदमी है, खेल और खिलाड़ियों का मान बढ़ाने में काम करते हैं, तो इन लोगों को आगे आकर के एक बड़ा और अच्छा रोल अदा करना चाहिए, क्योंकि ये लोग समाज को सच्चा और पक्का दिशा निर्देश देते थे। सुरेंद्र पाल जी के ऊपर जिम्मेवारी बढ़ गई है कि इस टाइम युवाओं को खेल में, देखिए सब घर में लॉकडाउन है तो वो लोग परेशान हो, उस वजह से इन लोगों को मोटिवेट करते रहना चाहिए। आजकल तो जूम है, गूगल पे है, कई माध्यम हैं, आपके पास सैकड़ों हजारों युवाओं का फोन नंबर है। सुरेंद्र पाल जी को मैं नमस्कार बोल रहा हूँ। जो बात कनक भाई कह रहे थे, देखिए वो भी पत्रकारों के अति उत्साह और रिपोर्टिंग का नतीजा, लेकिन ये एक पॉजिटिव हुआ। देखिए यहाँ पर उस गरीब, देखिए वो लड़की गरीब है, इसमें कोई दो राय नहीं। उसका पिता गुड़गांव में एक्सीडेंट की वजह से लाबार अपाहिज की तरह से बैठा था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर किसी रिपोर्ट के रिपोर्टिंग से उसका थोड़ा नाम बढ़ा और आप तो उसको लोग चंदा देने लगे, तो ये एक बढ़िया बात है। इसमें कोई देश विरोधी, देशद्रोही और देश को बर्बाद करने जैसी बात नहीं है। देश को बर्बाद करने जैसी बात है कि आप रेहानिया मुसलमान का, ममियार का तस्वीर डालें और भारत का बताएं, इसमें देश की बदनामी हो रही है।
आप पाकिस्तानी बच्चे का फटा हुआ पांव दिखाए, इसमें भारत की बदनामी हो रही है, भारत का नाम खराब हो रहा है। हमको इस बात पर, इस पत्रकारिता पर ऐतराज है। दूसरा मित्रों क्या है कि अब पत्रकारिता या राजनीति अब बिल्कुल बंट गया है। जिस तरह से राजीव गांधी जी के पुत्र राहुल गांधी जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, ये लोग कांग्रेस के हैं, उसी तरह से अटल जी, अडवाणी जी, मोदी जी, राजनाथ सिंह जी, ये लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं, मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी समाजवादी, मतलब पार्टी के लोग हैं। उसी तरह से अब पत्रकारिता भी है कि फलाना वाला पत्रकार फलाना पार्टी का है, फलाना वाला पत्रकार फलाना पार्टी का है, और फलाना वाला पत्रकार सरकारी पार्टी का है। ये भी है, मतलब कई पत्रकार हैं जिनको अगर आप माननीय मनमोहन सिंह जी के सरकार में देखते होंगे तो लगता होगा कि अब किसी और प्रवक्ता की जरूरत ही नहीं, तो खुद ही काम कर रहे हैं। वही लोग अब मोदी जी को 2014 के बाद वो ऐसे बोल रहे हैं जैसे अब मोदी की प्रवक्ता की जरूरत नहीं है, तो वो बोलते हैं सरकारी पत्रकार। लेकिन मित्रों, मेरा अब ये कहना है कि देखिए, जनता को इन बातों से अवगत कराना पड़ेगा। देखिए, कोरोना में कई तरह के वायरस सक्रिय हो गए हैं। कुछ लोग राजनीतिक वायरस सक्रिय हो गए थे, कुछ बयानवीर वायरस सक्रिय हो गए हैं, कुछ लोग सरकार के काम को इतना न ज्यादा दिखाने लगे हैं कि उससे लोग अब ये मानने पर मजबूर हो गए कि क्या ये वाकई कुछ ऐसा है क्या। जैसे एक बहुत बढ़िया टीवी चैनल पर गुजरात के वेंटिलेटर को ही फर्जी बता देंगे कि वो डमी वेंटिलेटर उद्घाटन मुख्यमंत्री के हैं और वो पूरा डमी वेंटिलेटर ही सप्लाई हो गया है। कैन यू इमेजिन? क्या आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि एक मुख्यमंत्री के प्रेजेंट में डमी पूरे अस्पताल में सप्लाई हो गया हो, वेंटिलेटर ही ना हो? क्या ऐसा संभव है? लेकिन अगर मैं उस समाचार को देखूंगा तो कहूंगा कि यार ये अजीब, गुजरात सरकार ने डमी वेंटिलेटर लगा दिया। कितना मुझे तकलीफ होगा इस बात को, मतलब इस परिस्थिति को मैं सुन करके घबरा रहा हूं कि क्या ऐसा संभव है। मित्रों, पत्रकारिता की एक छोटी वानगी आपको दे रहा हूं, 2 मिनट में बताऊंगा। एक बहुत बार 3-4 साल पहले या 5 साल पहले का समाचार होगा, मुझे अक्सर से वो समाचार दिमाग में बैठा रहता है। घबराइए नहीं, वो मैं 2000 के नोट में चीप वाली बात नहीं बताऊंगा, वो तो बड़ी चीप हो जाएगी। समाचार का चैनल बता रहा हूं। एक महाराष्ट्र के मुंबई शहर का एक वीडियो आ रहा, फ्रेम भरे फ्रेम, एक तरह की 2 लोग को 2-3 लोग पीट रहे हैं लाठी डंडे से। जिस फ्रेम से वीडियो शुरू हो रहा है और जिस लास्ट में, वही वीडियो चैनल ए पर चल रहा है। समाचार आ रहे हैं कि राज ठाकरे के गुंडों ने बिहारी मजदूरों को नाम धर्म पूछ के पीटा। फ्रेम वही है। अब चैनल बी, फ्रेम वही, जहां से शुरू है जहां समाप्त, मतलब एक ही कैमरा से लिया, एक ही वीडियो है। दूसरे पे आ रहा है कि 2 दुकानदारों की आपस में दुकान लगाने को लेकर के झगड़ा, आपस में मारपीट, 2 आदमी के सर फूटे। वीडियो वही चला। अब चैनल सी, पैसा, दबंगों ने पैसा मांगने पर दुकानदार को पीटा, खबर चल रहा है, वीडियो वही चल रही है। फिर चैनल डी, उस पर आ रहा है कि एक आदमी ने रात में सोते हुए दुकानदारों पर हमला किया, सीसीटीवी फुटेज की वीडियो आप देख रहे हैं। फिर चैनल ई, मतलब 7-8 चैनल को हमने हिंदी और अंग्रेजी चैनलों को उस दिन बड़ा ध्यान से देखा, विजुअल वही आ रहा है, समाचार अलग अलग है। अब अगर मान लो मैं एक ही चैनल देखता तो कहता कि राज ठाकरे बड़ा कमेंटपन कर रहा है यार, वो पूछ करके कि आप पूर्वांचल के हो, लठ से पीटने लगा। अब मान ली मैं चैनल बी देखता तो कहता कि यार ये अजीब लोग हैं यार, बताओ गरीब लोग हैं, बाहर से जाकर के तुमको दुकान का आपस में मारामारी क्या करना है, मैं ये दिमाग में बनाता हूँ। अब मान लो मैं चैनल सी देखता, कहता बताओ यार, एक समोसा का दाम नहीं देने के बाद आपने सर फोड़ दिया। मतलब मैं यही यूज करता क्योंकि समाचार साधन ही तो है हमको मुंबई, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, अमेरिका, लंदन, फ्रांस का समाचार अपडेट करने का। अगर समाचार पर ही गलत खबरें आने लगी तो फिर हमारा स्रोत क्या रह जाएगा, हमारा आधार क्या रह जाएगा, और हम कहां के रहेंगे। तो इन बातों की चर्चा होनी चाहिए। ये नेता नहीं करेंगे, मोदी जी इसकी चर्चा कर ही नहीं सकते, बिल्कुल आरक्षण बिल की तरह, क्योंकि मोदी जी को लग रहा है कि अगर वो आरक्षण पर छेड़ देंगे तो सरकार गिर जाएगी। उसी तरह से अगर वो समाचार चैनलों को इशारा भी कर देना कि जरा ठीक ठाक आओ, मोदी की सरकार अगले दिन गिर जाएगी, क्योंकि रोज रोज मोदी की नेगेटिव खबरें आने लगेगी। इतना ना ज्यादा नेगेटिव खबरें आने लगी कि हम भी मानने पर मजबूर रहेंगे कि यार वाकई मोदी जी एकदम खराब हो गए का, छोड़ो यार दूसरे के विषय में विचार करो। तो मोदी नहीं बोलेंगे, किनको बोलेंगे, हम और आप। विपिन है उनको बोलना है, आदरणीय द्विवेदी जी सुन रहे हैं उनको बोलना है, चंद्रकला जी इतनी बढ़िया गायिका है, वो संदीप है उनको बोलना है, इन लोगों को, कनक भाई है उनको बोलना है, ये श्री दिनेश अवस्थी जी है इनको बोलना है।
ये लोग बोलने लगे, मतलब जनता में से अगर आवाज उठने लगेगी कि भाई पत्रकारिता तुम लोगों की कलई खुल गई है और हम तुम्हारी बात अब समझ गए हैं कि तुम लोग दलाल हो चुके हो, अपनी फायदा कुछ पिछली सरकारों ने तुमको उत्कोच दिया था, किसी को पद्मश्री दिया था, किसी को ठेका दिया था, किसी को कुछ दिया था, किसी को जायज नाजायज फायदा दिया था, किसी को बेमतलब का विज्ञापन दिया था, मतलब कोई ना कोई फायदा था, तभी तो आप भांटगिरी कर रहे थे। और वो इस सरकार में आपको नहीं मिल रहा है, इसलिए आप इस सरकार का घोर विरोध करने लगे। ये जब बातें आप आम जन के तरफ से चर्चा में आएगा, तब जाकर के पत्रकारों को समझ में आएगा कि यार जिनको मैं समाचार परोस रहा हूं वो तो जान गए हैं। मतलब बिल्कुल हाल वही होगी कि मुझे मालूम हो गया है कि बिल्ली की जूठी दूध में मुझे चाय मिल रहा है, तो मैं कहूँगा नहीं नहीं मैं चाय नहीं पीऊंगा, मन नहीं है मेरा। वो बोलेगी नहीं नहीं पी लीजिए, ना 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 बिल्कुल मन नहीं है। उसी तरह से वो पत्रकारों को पता चल जाएगा कि अब लोगों को समझ आ गई है। आदरणीय एम के टी शर्मा को नमस्कार। राजकुमार रागी कालबा भाई प्रणाम, ठीक पड़ा ना? तिवारी जी सादर प्रणाम। तिवारी जी आज का मैसेज था, आप थोड़ा लेट मिले, मैं आपको सादर प्रणाम बोल रहा हूँ। मेरा कहना था कि जो हमारे अंधेर नगरी मची है उसको चौपट करने में हमारे राजनीतिक दल और गिरी हुई पत्रकारिता का सबसे बड़ा योगदान है। उदाहरण के रूप में मैंने बताया कि हमारे कई राजनीतिक दल और कई पत्रकार अपने ऑफिशियल यूट्यूब, ट्विटर चैनल पर, फेसबुक पर फर्जी फोटो और फर्जी वीडियो लगा करके ये बता रहे हैं कि ये भारत की तस्वीर है। जैसे वो सुरजेवाला ने एक फोटो लगाया था, नेपाल की एक महिला अपने बच्ची को लगा करके 2015 में चल रही थी, वो फोटो छपा था, वो लगा दिया कि ये बिहारी लोग हैं, दिहाड़ी पर काम करते थे, लॉकडाउन की वजह से परेशान है। एक दूसरा वीडियो उसने लगाया, ट्रक पर बच्चा खींच करके ऊपर फेंक रहा है, वो तो सेल्फ गोल हो गया, उसके अपने छत्तीसगढ़ का ही फोटो निकला। तीसरा एक आदमी लगाया, एक बड़ी पाँव बिल्कुल फट गया है, अंदर से उसमें खून दिख रहा है, पता चला कि वो पाकिस्तान का था, वो जो 2 साल पहले वो फोटो लगी हुई थी। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आखिर आपको राजनीतिक विरोध मोदी के करने में आप भारत के इस हद तक विरोध पर आ जाते हैं, जबकि आपके विरोध करने का नतीजा ये हो रहा है कि उसको अमेरिका के राष्ट्रपति की बेटी तक ने आपके वीडियो को देख करके, आपके यूट्यूब को देख करके रिस्पॉन्ड किया। जो एक लड़की बिहार में साइकिल चला करके गई है, चलो वो तो अच्छा हुआ कि उसके तारीफ में कहा, मतलब आपकी वो जो देश विरोधी पोस्ट है, अमेरिका की राष्ट्रपति की बेटी उस पोस्ट को भी तो देख रही है ना। और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति, इंग्लैंड के राष्ट्रपति, देश दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष उस पोस्टों को, फोटो को देख रहे हैं ना। अगर हमारा कल का प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र में जाके कहेगा कि वी आर द इंडियन, हमारे यहाँ सब लोग बराबर है, सबको बराबर है, तो कहाँ बराबर है बे? एक लड़की साइकिल पर बैठा कर लेके जा रही थी, तेरे ही देश में था, तेरे देश के नेता ने पोस्ट किया था। एक आदमी पैदल चलते चलते उसका खाल उतर गया था, वो तेरे ही देश के नेता और पत्रकार ने पोस्ट किया था। तो मेरे प्रधानमंत्री का सर झुक जाएगा, वो फिर वो समझ नहीं पाएंगे कि ये करे क्या। मेरा कहने का ये मतलब है, अब जरा हल्के शब्दों को इस्तेमाल करें। मतलब आप चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी भी आपके सामने हड्डी फेंके और आप कुत्ते की तरह से उसको चाटें। ये थोड़ा मेरे स्तर का शब्द नहीं था, लेकिन मजबूरी इतनी है कि मुझे इन शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ये शशि कुमार जी हैं, अगर मैं आपको आमंत्रित करता हूं, अगर आप चाहें तो मुझे मार्गदर्शन दें। आपका कैमरा की बात पढ़ रहा हूं, अगर शशि कुमार जी आएंगे तब तक मैं, जो लोग मुझे मार्गदर्शन दिए, मैं उन लोगों की बात पढ़ना शुरू कर रहा हूं। मनीष कुमार को शुभाशीर्वाद, अमित को भी शुभाशीर्वाद, श्री संतोष पाठक जी को सादर प्रणाम बोल रहा हूं। श्री संतोष पाठक जी ने मुझे मार्गदर्शन दिया है। आपने कहा कि ओम हर हर महादेव, महादेव की कृपा सब पर बनी रहे, हम सब सुरक्षित रहे, अपने घर में रहे और देश के प्रति हमेशा सद्भावना, आत्मशक्ति बढ़ाने की हमेशा कोशिश करते रहे। और एक मैटर चमगादड़ चीन गया है, इसलिए हम सभी के तरह से भारतीय सेना को हर वक्त हमारे तरफ से सैल्यूट है, जो देश के लिए हमेशा अपनी जान निछावर कर देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। संतोष पाठक जी, आपका बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि सारी काम ही करेगी तो फिर राजनीतिक दल वाले लोगों को जैसलमेर में भेजो, इस टाइम पानी पहुंचावे। देश के देशवासियों को वहां पानी का बहुत समस्या है, 50 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर हो गया। देश के राजनेता 2-2, 3-3 एकड़ के मकान को कब्जा किए हुए हैं, यहाँ दिल्ली में वातानुकूलित में रहते हैं, टैक्स पेयर के पैसा से सुरक्षा लिए हुए हैं, और इसी देश के लोगों की
नाम डाउन कर रहे हैं, इज्जत डाउन कर रहे हैं देश दुनिया में, इस विषय पर उनको जवाबदेही होगी। सेना को तो सलाम है, दुनिया में जब बाढ़ आता है तो सेना, आपदा आती है तो सेना, किसी तरह की समस्या आती है तो सेना। अब ये कोरोना में भी सेना ही लड़े, कुछ देश के उन नकारों के जिम्मे भी तो लगाया जाए मेरे भाई। कमलेश सिंह सोढ़ा जी को सादर प्रणाम बोल रहा हूँ, आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी को सादर प्रणाम, चंद्रकला जी नमस्कार, कैसे आप, विपिन को शुभ आशीर्वाद। संतोष पाठक जी ने दोबारा मार्गदर्शन दिया। पाठक जी ने लिखा कि न्यूज देखने से और सुनने से मुझे एक बात एहसास हुआ है कि भारत सरकार के करने से ही सब कुछ नहीं होगा, राज्य सरकार का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार, अगर भारत सरकार प्रतिनिधि सरकार कोई अनुसार किया जाए, लेकिन राज्यों में इस तरीके का, एक मिनट ऊपर आपका, भारत सरकार को भी इसमें बहुत बड़ा योगदान करना चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार अगर भारत सरकार के आपातकालीन स्थिति में सहयोग देती है या उसे हर वक्त पैसा ही पैसा और मोदी के द्वारा मांग होती है, तो उनको यह चाहिए कि व्यवस्था का संतुलन बनाए रखना चाहिए था। लेकिन उन लोगों में राजनीति करने के, मोदी को बदनाम करने के लिए जो खिचड़ी पका रहा है वो बहुत ही निंदनीय है। इसकी नींद ली है यह सारे दल, जो उसी दल जो दाल भात और भुजिया और शौकत सब मिल जा रहे हैं कि मोदी जी को हमारे प्रधानमंत्री बनने दे। उसी तरह से उस बात पर भी नीति की जा रही है कि मोदी जी इस अवस्था में और दुर्दशा में मोदी को बदनाम किया जाए। मोदी जी के द्वारा सब कुछ हो रहा है, भारत सरकार के कंट्रोल में नहीं है। हम लोग क्या करें, जबकि राज्य सरकार का कर्तव्य बनता है कि हर जिले में घोषणा करना चाहिए था कि हर जिले में कोई प्रवासी मजदूर अपने घर में रहे और घर के बाहर न जाए, उनको खाने पीने की व्यवस्था जिला के अनुसार किया जाए। लेकिन राज्य में इस तरह से नहीं किया जा रहा है। यह 80% योगी जी के लिए कार्य को किया है, इसीलिए नोएडा उत्तर प्रदेश किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है। उतना प्रवासी मजदूर यहाँ से निकल कर बाहर गए हैं, लेकिन स्थिति जो भी गाड़ी गई है वो राज्य सरकारों के द्वारा निकाली गई है। यह कांग्रेस सरकार से ज्यादा बिगाड़ी गई है और राजनीति की गई है। पाठक जी, आपकी बात अक्षरशः सही है, मेरा मुद्दा ही आज का ये है। लेकिन यहाँ पर एक मुद्दा और रेज हो रहा है जब आपने राज्य और केंद्र के संबंधों पर बात किया। मैं श्री दिनेश अवस्थी जी की बात को अभी पढ़ूंगा इसके बाद। पाठक जी, एक बात मेरे समझ में नहीं आ रहा है, हमारा संघीय ढांचा है और कोरोना में संघीय ढांचे को कमजोर करने का प्रयास राज्य सरकारों ने ही किया है। जैसे आज समाचार में पहले से है, आज नया नहीं था, बट आज फिर रिपीट हुआ। हरियाणा सरकार ने दिल्ली हरियाणा बॉर्डर सील कर दिया, उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश दिल्ली सीमा सील कर दिया। मतलब यूपी अपना अलग मानती है, दिल्ली अपनी अलग मानती है, हरियाणा अपनी अलग मानती है, पंजाब अलग मानता है, महाराष्ट्र अलग मानता है, तो फिर एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना कहाँ रही? मेरा प्रश्न ये है। देखिए, उचित तो इसमें होना चाहिए था कि जो जहां है वो सबके पास भारत का अशोक स्तंभ वाला आधार कार्ड है, अशोक स्तंभ वाला पैन कार्ड है, अशोक स्तंभ वाला चुनाव कार्ड है। तो जो जहां है वहीं की सरकार उनके लिए सुविधा व्यवस्था करती, खाने पीने रहने इलाज का, तब कहा जाता कि एक भारत और श्रेष्ठ भारत। लेकिन हमारे यहाँ तो मारामारी है कि यूपी वालों को यूपी पहुंचाओ, बिहार वालों को बिहार पहुंचाओ, उड़ीसा वालों को उड़ीसा पहुंचाओ। तो ये संघीय व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। मैं इस विषय पर बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहता। इस कोरोना पीरियड में थोड़ा सा मुझ जैसे आदमी को शोभा नहीं देता ये बात रखना, लेकिन ये बात जरूर है कि क्यों जरूरत पड़ी उत्तर प्रदेश को दिल्ली सीमा सील करने की, क्यों जरूरत पड़ी हरियाणा को दिल्ली सीमा सील करने की। दिल्ली सीमा सील करके आप ये साबित करना चाहते हैं कि दिल्ली अलग है, दिल्ली वाली व्यवस्था दिल्ली देखे, हरियाणा वाली व्यवस्था हरियाणा देखे, फिर वो एक भारत और श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना यहाँ परिलक्षित कहाँ हो रही है, या तो छीड़ हो रहा है। तो इन विषय पर भी राज्य सरकारों को सोचना चाहिए था कि जो भी नागरिक भारत का नागरिक है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है, दिल्ली सरकार को मेरे स्वास्थ्य की सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मेरा जो टीडीएस कटता है वो दिल्ली के खाते में जाता है। नागरिक मैं पैदाशी उत्तर प्रदेश का वो अलग बात है, लेकिन मैं दिल्ली में रहता हूँ, जो मेरा टीडीएस कटता है ना वो दिल्ली के खाते में जाता है। मेरा पैसा जो दिल्ली सरकार का आमदनी में जोड़ा जाएगा कि दिल्ली सरकार ने इतने रुपए का जीएसटी कलेक्ट किया, इतने रुपए का टीडीएस कलेक्ट किया।
तो जिम्मेवारी दिल्ली की सरकार की है। फिर मुझे उत्तर प्रदेश में झोंकने, उत्तर प्रदेश में फेंकने की क्या जरूरत थी? ये एक प्रश्न बनता है, जिस पर आपने जो कहा राज्य सरकारों ने राजनीति किया, वो कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि राज्य सरकारें, चूंकि विपक्ष में जो राज्य सरकारें हैं उनमें देखिए, शुरू में पंजाब के सरकार ने बड़ा बढ़िया मिल करके काम करना चाहा दिल्ली सरकार से, लेकिन बाद में उनके आंखा से आया कि ये क्या कह रहे हो, तुम्हारा लाइन अलग है, तो जाकर के ये थोड़ी सी स्थिति खराब हुई है। नहीं तो संघीय व्यवस्था को इस कोरोना काल में कुछ जरूर डेंट पड़ा है, ये मेरा समझ है। अगर ऐसा नहीं होता फिर तो क्या दिल्ली, क्या राजस्थान, क्या बिहार, क्या तमिलनाडु, क्या मद्रास, सब तो एक ही भारत था, एक भारत श्रेष्ठ भारत। इसको जरा था जरूर सोचना चाहिए था। पाठक जी, इस विषय पर आप मुझे मार्गदर्शन करें कि क्या मेरा कहना ठीक है। मैं आदरणीय द्विवेदी जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया आप इस पर मेरे को मार्गदर्शन दें, जो मैंने कहा है उसमें क्या गलत है और क्या सही है, और क्या इसमें कहा जा सकता है। श्री दिनेश अवस्थी जो मैंने मार्गदर्शन दिया कि अब पत्रकारिता राजनीति से प्रेरित ही है और कोई भी राजनीति, मैंने बिल्कुल कहा दिनेश अवस्थी जी कि मोदी जी भी पत्रकारों के विरुद्ध नहीं बोल पाएंगे क्योंकि उनका सरकार गिर जाएगा। इसीलिए तो मैंने कहा कि ये दिनेश अवस्थी को तो पता है ना, तो दिनेश अवस्थी जी को इस विषय पर एक्शन लेना चाहिए। दिनेश अवस्थी जी को पता चल गया कि पत्रकारिता अब और छूटी नहीं है, तो आपको अपने अंदर से आवाज उठाना चाहिए, क्योंकि मोदी जी और राहुल गांधी जी नहीं उठाएंगे। दोनों लोगों को पत्रकारों की मदद की जरूरत है, लेकिन मुझे पत्रकार की मदद की जरूरत है, मुझे समाचार की जरूरत है। और मैं ये आवाज उठाऊं कि पत्रकार, तुम समाचार देने के लिए बने हो, मुझे समाचार दो, समाचार बेचो मत, समाचार थोपो मत, समाचार से बहकाओ मत। इसीलिए तो मैंने कहा है कि ये हमारा काम है, हम बताएं, हम ही राजनीतिक लोगों को बताएं कि भाई देखो तेरी कलई खुल गई है, हमने ट्विटर फैक्ट चेक कर लिया है कि जो तूने तस्वीर डाला था वो विदेश का तस्वीर था, भारत का नहीं है। तूने भारत सरकार को बदनाम करने की इतनी बड़ी कुचेष्टा क्यों की, इतनी बड़ी गलती क्यों की? ये हमारा धर्म है। तो श्री दिनेश अवस्थी जी, हम यही तो कह रहे हैं कि आपको समझ आ गई ना, तो आप अपने माध्यम से, आप फेसबुक पर, ट्विटर पर, आप इसको लगाइए। जब भी जैसे 1000-2000 आदमी ट्विटर पर ट्रेंड कर देंगे ना, रीट्वीट करेगा कि भाई पत्रकारों की कलई खुल गई है देश, आखिर उन लोगों को समाचार हम ही को तो बेचना है, और हम ही अगर जान जाएंगे कि ये समाचार फर्जी है, गलत है, बेबुनियाद है, तो फिर वो किसको बेच पाएंगे? मैंने कैसे उदाहरण दिया था कि मैं आपके घर जाऊं और आप बिल्ली की दूध जूठी चाय मेरे को दे और मुझे पता चल जाए, मैं ना 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 मैं चाय नहीं पीऊंगा, तो आपका वो दूध पत्ती जो उसमें पड़ा हुआ है वो बर्बाद होगा। आपका एक बर्बाद हो रहा था कि बिल्ली ने दूध जूठी कर दी, तो आपने सोचा भाई राकेश परमार है, इसको चाय बना करके दे दे। अब मैं नहीं पिया, मुझे पता चल गया, तो आपका गैस खर्चा हुआ, आपका पत्ती खर्चा हुआ, आपका चीनी खर्चा हुआ, इस गर्मी में खड़ा होकर के जो पसीना आपका खर्चा वो खर्चा हुआ, मतलब आप 4 गुना नुकसान में पड़े। पहले सिर्फ दूध फेंकना पड़ता। तो जब हम पत्रकारों को बताएंगे तो उनको पता चलेगा कि यार ये तो लोगों को समझ में आ गया। तो एक समाचार आपके आधे घंटे टीवी पाने में 150 लोगों का मेहनत काम आता है। ओबी, डीबी, डीपी का काम आता है, प्रोजेक्टर का काम आता है, प्रेजेंटर का काम आता है, रीडर का काम आता है, समाचार एडिटर का काम आता है, एडिटर का काम आता है, कई लोग हैं। तो मतलब वो एक समाचार में जो 10-20 लोगों का श्रम है, वो कहेगा यार ये बात नहीं है, राकेश परमार को पता चल गया, अवस्थी जी को पता चल गया, संदीप को पता चल गया, द्विवेदी जी को पता चल गया, तो यार अब मत लगाओ। लोग समझने में, यही तो कह रहा हूं कि आप इस बात को आगे बढ़ाएं कि भाई जो तू फर्जी समाचार बेचने की, थोपने की, सरकार को गिराने की, बदनाम करने की या बढ़ाने की काम करा, वो हम समझ चुके हैं। तो वो सही समाचार दिखाएगा। अंततः उसे सरवाइव करने के लिए समाचार में बने रहना चाहिए, और समाचार में तभी बना रहेगा जब उसकी समाचार बिकेगी, देखी जाएगी तब, और देखी तभी जाएगी जब लोग उस पर भरोसा करेंगे। और लोग भरोसा करेंगे, अगर उसको पता चलेगा कि लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो वो वापस समाचार पे आ जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। सनातन साहब को नमस्कार। शशि कुमार जी ने लिखा है कि आप समाज के लिए आदर्श है, आपकी प्रस्तुति बहुत प्रेरणादायक है। शशि भाई को सादर प्रणाम। अगर आपको ऐसा लगता है, ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है। आपको कैमरे पर आमंत्रित किया था, आप आ नहीं पाए, दोबारा से आना चाहते तो मैं बुलाऊंगा, आकर के अपनी बात रखिए, बहुत अच्छा लगेगा। सदातन नौर साहब कह रहे हैं कि नमस्कार भाई साहब, सवाल जायज है, कोई तो बोले कलम जब बिक जाए तो फिर क्या बचेगा। बिल्कुल अनवर साहब, मैं यही तो कह रहा हूँ, कलम बिक जाए, राजनीति बिक जाए, तो फिर हम किसके सहारे रहेंगे? तो हमें इस पर हम ही तो उठाएंगे। मोदी नहीं उठा सकते, जोगी नहीं उठा सकते, राहुल गांधी नहीं हो सकते, माया मुलायम नहीं उठा सकती, क्योंकि उन लोगों को समाचार की जरूरत है। हमें समाचार की जरूरत नहीं है, हमें समाचार चाहिए। हमको समाचार बेचना, समाचार बनाना, समाचार तैयार करना नहीं चाहिए। हम ही कहेंगे तब जाकर के बात चलेगा। अनवर साहब, आपको अपना आशीर्वाद दीजिए
और आप भी रोज फेसबुक लाइव आते हैं, ये मुद्दा उठाइए, और अगर नहीं उठा सके तो मेरे इस वीडियो को शेयर करिए ग्रुप में, आपके माध्यम से जाएगा कि आप भी ये चाहते हैं। आदरणीय प्रेमनाथ जी को मैं सादर प्रणाम बोल रहा हूँ। द्विवेदी जी ने लिखा है कि सनसनी वाली पत्रकारिता अत्यंत घातक है। पूरी खबर चलाने के बाद भी वो बोलते हैं कि हम इस वीडियो के सच्चाई की पुष्टि नहीं करते। आप उस वीडियो पर घंटे भर के कवरेज का क्या उचित है? नहीं, ये तो बहुत बाद की बात आप कह रहे हैं कि कहते हैं कि आप पुष्ट का मैं नहीं कहता। मैं तो इससे भी आगे की बात कह रहा हूं कि कई समाचार के ध्रुव छत्र, अब आपको बताऊं, नाम रख रहा हूं एनडीटीवी का उमाशंकर। कांग्रेस ने जब 1000 बस देने की बात कही थी तो उसने बताया कि उत्तर प्रदेश के भाग जगह हजारों बसों की लाइन कांग्रेस ने लगाया, और वो जो वीडियो लगाया था वो कुंभ का वीडियो था। एक ही गेरुआ वस्त्र में, गेरुए कलर में योगी जी ने जो बसों का कारवा लगा दिया था कुंभ यात्रियों को ले जाने के लिए, फोटो वो लगाया, समाचार प्रियंका जी का लगाया। मतलब अंधे लोग हैं, उनके अपने ही फैक्ट चेक, उनके पास सॉफ्टवेयर होता है, चेक कर लेता। लेकिन यहाँ तो मोदी विरोध में इतना पगलाए हैं कि उनको पता है कि हम समाचार हैं, हम चलाएंगे तो 5 आदमी तो मान लेगा। अब सब राकेश परमार जैसा फैक्ट चेक थोड़ी करेगा कि यार ये तो कुंभ वाला वीडियो है। भाग लोग कहेंगे यार ठीक है, प्रियंका जी का एक ही कलर में, गेरुआ कलर में उन्हें 1000 बस दे दिया। कुछ लोग कहेंगे क्या बताइए, प्रियंका जी ने कितना बढ़िया किया, गेरुआधारी मुख्यमंत्री को गेरुआ ही बस दे दिया कि चलो तुमको गेरुआ से प्रेम है तो 1000 बस गेरुआ ही ले जाओ। उमाशंकर ये सोचता है, जानता है कि हम जो कहेंगे लोगों मान लेंगे, इसलिए कि राजनीतिकों के विरुद्ध आवाज उठी है, चैनलों के विरुद्ध अभी आवाज सार्वजनिक नहीं उठा है। एक अनफॉर्चुनेट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट इसी लॉकडाउन पीरियड में एबीपी माझा का एक पत्रकार गया था खबर बेचने के लिए। उन लोगों ने पीट दिया, बोला साले हम भूखे मर रहे हैं और तू खबर बेच रहा है। मतलब वो कुछ कहा होगा, चैनल वाले कहते कि क्या बोलेंगे, मैं मोदी के पक्ष में घटा, तू क्या बोलेगा, मैं मोदी विरुद्ध में, हाँ ले आओ, देखो जी आप ये बोलना। क्योंकि हम लोगों ने देखा है, हमारे सामने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, पत्र बाइट लेते हैं, तो आप इस पर विरोध बोलेंगे ना, हाँ विरोध लाइव में बोलना है, और उसमें से किसी को बुरा लगा कि साले ये पक्ष विपक्ष की बात कर, हम भूखे मर रहे हैं, तो उसको पीट दिया। हालांकि लोकतंत्र में हम पीटने की इजाजत नहीं देते, लेकिन विरोध तो चाहिए ना, उसको बताना चाहिए कि भाई मैं अपने आप को तेरे माध्यम से बेच नहीं रहा हूं और बेचने नहीं दूंगा। शैलेंद्र कुमार सिंह जी को नमस्कार बोल रहा हूं मैं। वर्षाने जी नमस्कार, क्या हाल है वर्षाने जी, बहुत दिनों के बाद दिख रहे हैं आजकल आप। आदित्य को शुभ आशीर्वाद। उमेश सिंह जी को मैं सादर प्रणाम बोल रहा हूँ। आदरणीय प्रेमनाथ देव जी ने दोबारा मार्गदर्शन दिया है मुझे। आदरणीय प्रेमनाथ देव जी ने जब राज्य सरकारों की भूमिकाओं पर आपके तार्किक विचारों से पूर्णतः सहमत हो। जी ये मेरा सौभाग्य है कि आपको मेरी कोई बात तो अच्छी लगी। मुझे बड़ी खुशी है कि आपको मेरी बात। अरे सुजीत कुमार झा साहब, मैं सादर प्रणाम झा साहब हाथ जोड़ के प्रार्थना करे छे अपने हटू ना और हमारा 2 मिनट बात सुन लो प्लीज प्लीज प्लीज। झा साहब आज बात आप ही लोगों के पत्रकारिता पर है। झा साहब समाचार चैनल ही हमारा स्रोत है कि सुजीत कुमार झा बोल रहे हैं तो अभी ब्रह्म बाक है, हम यही मानते आ रहे हैं। लेकिन झा साहब, मेरा नाम मतलब झा साहब मतलब सुजीत कुमार झा नहीं, पत्रकारिता की बात कर रहा हूँ। आप ही के महकमे के लोग रेहानिया मजदूर की फोटो अपने ऑफिशियल ट्विटर पर लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये बिहारी मजदूर हैं जो सड़कों पर दम तोड़ते हुए जा रहे हैं। एक फटा हुआ पांव जिसके खाल निकल गए थे वो फोटो ही आप ही के बिरादरी के लोग लगा रहे हैं, वो ये कर रहे हैं। झा साहब, अगर इस तरह की स्थिति बनी रहेगी तो पत्रकार और पत्रकारिता पर से भरोसा उठ जाएगा। फिर क्या मतलब कि हम झा साहब को देख करके सिर झुकाते हैं कि झा साहब ने अगर कहा है तो ठीक ही कहा होगा। झा साहब, अगर मेरी बात में कतई भी कहीं भी गलती है तो आप मुझे कहिए, मैं लॉकडाउन तोड़ करके आपके पास आ जाऊंगा। मुझे जुतियां मारिएगा कि राकेश परमार तो बेहुदा आदमी है, बकवास कर रहा है, गलत बोल रहा है। लेकिन अगर झा साहब आपको लगता है कि आपके महकमे के लोग, कुछ लोग सरकारी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं, मैं बात कुछ लोगों की कर रहा हूँ, संपूर्ण पत्रकारिता संपूर्ण व्यवस्था कोई खराब नहीं होती कुछ लोग होते हैं, लेकिन वो कुछ लोग भी हमारे समाज की दशा दिशा बिगाड़ने के लिए काफ़ी हैं। तो कृपया मुझे अपना आशीर्वाद दीजिएगा। जहाँ साहब को मैं साझा पड़ा बोल रहा हूँ। मित्रों, हम लोगों को इस बात को मानना पड़ेगा कि हम ही लोग खेवनहार हैं अपने देश के। मोदी जी तो ऊपर बैठे हैं, राहुल जी उनके लिए विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं। असल में मोदी जी को वहाँ तक पहुँचाने में हम ही जैसे लोगों का योगदान है, जो हमने बटन दबाया है। हम ही लोगों ने उनको वोट दिया, तब जाकर के मोदी जी मोदी हुए हैं, जोगी जी जोगी हुए हैं। इन्हीं में से
कुछ लोग अगर राजनीति द्वेष के लिए अगर कुछ बात कह रहे हैं तो उनको इस बात की छूट नहीं देनी चाहिए कि आप राजनीतिक लाभ लेने के लिए जोगी मोदी के विरोध करने के लिए देश विरोधी प्रोपेगेंडा को हवा दे दें, इतनी बदरेशन और इतनी गलती फैलाएं जो लगेगा कि इससे देश की बदनामी होगी। तो हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि उसका विरोध करें, उसके सामने विरोध करें, उसके वाल पर लिख करके विरोध करें। विरोध करने का आजकल बहुत सारे साधन हैं। अब वो जमाना 90 वाला नहीं रहा कि पत्रकारों को चिरौरी करते प्रणाम थोड़ा हमारा छाप दीजिएगा, ये वाली बात पत्रकार कहता था नहीं छापेंगे। अगर पत्रकार भेज भी देता था तो उसका संपादक नहीं छापता था। अब आप जिसके हाथ में कैमरा वाला मोबाइल है और 499 रुपये का रिचार्ज करवाया हुआ है तो वो पत्रकार है। सच्ची तस्वीर, पक्की तस्वीर और एस्थेटिक तस्वीर दिखा सकता है, लोग उसका देखेंगे। कई ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो चौथी में 4 बार फेल हुए हैं लेकिन यूट्यूब पर सच्ची और पक्की तस्वीरें दिखाते हैं और लाखों लाख फॉलोअर उनके हैं। फेसबुक पर मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जो फेसबुक लाइव उनके टाइम का इंतजार किया जाता है कि वो आएगा तो ज़रूर कोई बढ़िया बात कहेगा। मैं भी प्रयास यही कर रहा हूँ कि मैं अगर आऊँ तो आप लोगों को भरोसा हो कि राकेश परमार अगर कह रहा है तो पक्की और सच्ची बात ही कहेगा, दलाल मीडिया की तरह से दलाली नहीं करेगा और बेईमान पत्रकारिता की तरह से बेईमानी नहीं करेगा। अगर आपके मन में ऐसा है तो मैं समझता हूँ कि मेरा प्रयास सार्थक है और आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप सब भी इस प्रयास को आगे बढ़ाएं, अपने अपने वाल पर अपना अपना वीडियो बनाएं, अपना ट्विटर हैंडल से लिखें और सरकार को टैग करके उन खास तौर से जो पत्रकारिता की आपको लग जाता है कि ये गलत कह रहा है उसको भी टैग करके लिखें और बताएं कि भाई तेरी कलई खुल गई है, हम तेरे नकलची को समझ गए हैं। अगर 10-20 लोग भी उसको टैग करके लिख देंगे तो वो सुधर जाएगा या सुधरने का प्रयास करेगा, ऐसा मेरा भरोसा है। आज इसी बात पर थी कि हमारे अंधेर नगरी को राजनीतिक दल चौपट कर रहे हैं और बेईमान पत्रकारिता चौपट कर रही है। अगर आप लोग इस बात को समझ गए हैं तो मेरे वीडियो को आशीर्वाद दीजिए, इसे लाइक और शेयर करिए, क्योंकि फेसबुक ने मुझे लाइक और शेयर करने के लिए मना कर दिया है क्योंकि मैं कुछ लोगों को बुरी बात बोल दिया था और कुछ लोगों ने मेरे वीडियो को रिपोर्ट कर दिया था। तो आप सब अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें। हारेगा कोरोना, जीतेगा हिंदुस्तान, मेरा भारत महान। सबको जय श्री राम।